बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर 11 का नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे और हमारा आज का टॉपिक है कूलम्स लॉ इन ए मटीरियल मीडिया। In our first lecture, we discussed that the Coulomb force or force of attraction or repulsion between 2 point charges, if they are kept in air or vacuum, that force of attraction or repulsion is given by this equation. F is equal to K Q1 Q2 divided by R square, where Q1 and Q2 are 2 point charges and they are separated by a distance R, and this K is a constant which is equal to 1 by 4 pi epsilon naught, and the value of K is 9 into 10 power 9 Newton meter square per Coulomb square. The medium between these 2 point charges is air or vacuum, and this epsilon naught represents the permittivity of air or vacuum. Why air or vacuum? In last lecture we discussed that the permittivity of air or vacuum is the same. And what is permittivity? It is the property of a material which affects the magnitude of this force. Now in this lecture we will discuss that if the medium between these two charges is changed, if we place an insulator in between them, for example, if we place a piece of a wood, glass, mica, any insulating material in between them, then what will be the effect on the magnitude of this force? So, if the medium between the 2 point charges is a dielectric material, dielectric material means an insulator. As I have told you, it can be wood, glass, mica, etc., etc. Then what will happen? The magnitude of the force between these two material can be written as F is equal to, and I am going to put a subscript of MED, force in a medium is equal to 1 divided by 4 pi epsilon Q1 Q2 divided by R square. यानी इन दो चार्जेस के दरमियान आपने एक इंसुलेटर रख दिया
अब जो मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स है उसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ F मीडियम से, और उसकी इक्वेशन है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर. Now what is epsilon? It is the permittivity of the dielectric medium. अब एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूं कि जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम होता है उसकी परमिटिविटी एयर या वैक्यूम से हमेशा ज़्यादा होती है, चूँकि ये यहाँ डिनोमिनेटर में है और फोर्स इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द परमिटिविटी ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मीडियम, और ये वैल्यू एयर या वैक्यूम से ज़्यादा है, तो इसका ऑटोमेटिकली मतलब ये हो जाएगा कि द फोर्स बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस विल डिक्रीज. तो हम यहाँ कह सकते हैं कि एज एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन नॉट, therefore the force in a medium, dielectric medium, will be less than this force. ये फोर्स डिक्रीज हो जाएगी. इसको हम एक और तरीके से भी प्रूफ कर सकते हैं. हम ये कह सकते हैं कि हम एक और पैरामीटर डिफाइन करते हैं और उसको हम कहते हैं एप्सिलॉन आर. एप्सिलॉन आर जो है इट इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी. And what is relative permittivity? Relative permittivity को हम define करते हैं as the permittivity of a medium divided by permittivity of vacuum और air, क्योंकि air और vacuum की permittivity जो है वो एक ही है. ये जो रेशो है एप्सिलॉन आर, it is always greater than 1 for dielectrics, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक्स की परमिटिविटी वैक्यूम की परमिटिविटी से ज़्यादा होती है. इफ़ यू लुक एट पेज नंबर 6 ऑफ योर बुक, और उसमें आपको एक टेबल दिया हुआ है, टेबल 11.1. ठीक है, तो देखें पेज 6 टेबल 11.1 बुक में से देखें तो वहां आपको डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स की रिलेटिव परमिटिविटी मिलेगी. इसमें से जो वैक्यूम की रिलेटिव परमिटिविटी है वो 1 है, क्योंकि इसको अपने ऊपर डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा. दी एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि वैक्यूम का तो परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट है. जो एयर की रिलेटिव परमिटिविटी है वो है 1.0006. अब इसका मतलब ये है कि ये और ये अप्रॉक्सीमेटली सेम है. आप 1.0006 को 1 पे डिवाइड करें तो अप्रॉक्सीमेटली 1 ही आता है, 0.999 समथिंग. तो इसलिए हम कहते हैं कि जी एयर और वैक्यूम की तो परमिटिविटी एक ही है. लेकिन अगर आप और मटेरियल्स की रिलेटिव परमिटिविटी को देखें, फॉर एग्जांपल इफ़ यू लुक एट द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ ग्लास, तो ग्लास की रिलेटिव परमिटिविटी 4.8 से लेके 10 तक है. इसी तरह मीका की जो है वो 3 से लेके 7.5 तक है.
रबड़ की जो है, ये सब इंसुलेटेड मटेरियल्स हैं, रबड़ की जो है वो 2.75 है, 2.94। तो इसका मतलब ये है कि ये जितने इंसुलेटेड मटेरियल्स हैं, इंसुलेटिंग मटेरियल्स, इनकी परमिटिविटी वैक्यूम से ज़्यादा है और इनकी रिलेटिव परमिटिविटी आप देख सकते हैं कि 1 से ज़्यादा है। सो दैट इज़ द रीज़न कि अगर मैं इस इक्वेशन को रीअरेंज करके लिखूं तो देखें, F मीडियम इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, और एप्सिलॉन R की वैल्यू है एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो देखें यहाँ से एप्सिलॉन की वैल्यू आती है एप्सिलॉन R एप्सिलॉन नॉट। लेट मी लेबल दिस इक्वेशन एज 1, दिस इक्वेशन एज 2 and this equation as 3. Now put equation 3 in equation number 2. So what you will get? The force between 2 point charges in a dielectric medium is 1/4 pi epsilon R epsilon naught Q1 Q2 divided by R square. अब इस इक्वेशन को अगर मैं थोड़ा सा दोबारा से रीअरेंज तो नहीं कह सकते, थोड़ा सा इसको डिफरेंट में लिखूं तो देखें, the force in a dielectric medium is equal to 1/epsilon R or 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 divided by R square. मैंने सिर्फ 1/epsilon R को अलग करके यहाँ लिख दिया है। Now this portion of the equation from equation number 1 is equal to F, क्योंकि ये K जो है ये 1/4 pi epsilon naught है। तो आप ये कह सकते हैं कि the force in a dielectric medium is 1/epsilon R times F. Equation number 4. And what is F? Where F is 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R square. अब आप देख सकते हैं कि as epsilon R is greater than 1 for dielectric medium, therefore F medium, which is equal to F divided by epsilon R, आप किसी चीज़ को 1 से ज़्यादा पे डिवाइड करें तो उसकी वैल्यू डिक्रीज़ हो जाती है। तो आप कह सकते हैं F medium is less than F. तो यहाँ से हम डायरेक्ट ये कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं कि अगर दो चार्जेस के दरमियान मीडियम को हम चेंज कर दें, एक डाइलेक्ट्रिक का पीस 2 पॉइंट चार्जेस के दरमियान रख दें, सो व्हाट विल हैपन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन विल डिक्रीज। और आगे चल के इन नेक्स्ट टॉपिक्स इन कैपेसिटर हम ये देखेंगे कि ये जो फोर्स कम होती है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड को इफ़ेक्ट करती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के इफ़ेक्ट करने की वजह से किसी भी मटेरियल का, किसी भी कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है
वो ज़्यादा हो जाता है। बहरहाल ये बात की बातें हैं। तो यहाँ से हमने ये कंक्लूड किया कि द फोर्स इन ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज़ ऑलवेज लेस देन द फोर्स इन एयर और वैक्यूम। अच्छा जी, now we will going to discuss an example, solved example of the book, just to give you a clear picture how to calculate the force of attraction or repulsion। क्योंकि फोर्स जो है ये वेक्टर है और वेक्टर क्वांटिटी जो है वो डायरेक्शन पर डिपेंड करती है। तो जब आप फोर्स कैलकुलेट करते हैं तो आप एक्चुअली जब फोर्स कैलकुलेट कर लेते हैं और एक से ज़्यादा फोर्सेस अगर किसी चार्ज पे एक्ट कर रही हैं तो फिर उन फोर्सेस का जो सम है वो वेक्टर सम होता है। तो फॉर एग्जांपल इफ़ यू लुक एट द एग्जांपल 11.1 ऑन पेज नंबर 6 ऑफ योर बुक, तो उसमें दिस इज एग्जांपल 11.1 पेज 6-7 ऑफ द बुक। क्वेश्चन कुछ इस तरह दिया हुआ है कि देयर आर 3 चार्जेस, अ नेगेटिव चार्ज पॉइंट चार्ज Q1, अ पॉजिटिव चार्ज Q2 and a negative charge Q3, and they are kept in a straight line such that this distance is 6 centimeter and this distance is 4 centimeter, and the question is कि what is the force on Q2 due to charge Q1 and Q3। The medium between these charges is air और वैक्यूम। क्योंकि मीडियम मेंशन नहीं है तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं हो सकता, तो फिर हम एज्यूम करते हैं कि या एयर है या वैक्यूम है। देखिए, फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि दिस Q1 इज ए नेगेटिव चार्ज and Q2 is a positive charge, so Q1 will attract it in this direction. So force on charge Q2 due to Q1 will be F21 और इसकी डायरेक्शन लेफ्ट की तरफ होगी। Q3 it's a negative charge, Q2 it's a positive charge, so Q3 will attract Q2। तो इस फोर्स की जो डायरेक्शन होगी, फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q3, वो इस तरफ होगी। अब जब प्रॉब्लम की ज्योमेट्री को आप देखते हैं तो आप कहते हैं कि यार ये तो 2 फोर्सेस एक्ट कर रही हैं Q2 के ऊपर और ये दोनों फोर्सेस जो हैं ये अपोजिट हैं। तो पहली चीज़ तो ये है कि आपको इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। दूसरी चीज़, जब आप दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लेंगे तो दीज आर वेक्टर क्वांटिटीज़ एंड दे आर अलोंग अपोजिट डायरेक्शंस, तो नेट फोर्स कैलकुलेट करने के लिए आपको इनको सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि द डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स विल बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। द फर्स्ट थिंग इज कि व्हाट इज F21। मैग्नीट्यूड वाइज F21 is given by K Q1 Q2 divided by R square। अब ये सारा डेटा बुक में दिया हुआ है। Q1 की वैल्यू मैं यहाँ लिख देता हूँ, Q1 is -5 माइक्रोकूलम। तो माइक्रोकूलम है, आप इसको SI यूनिट में कन्वर्ट कर दें तो ये हो जाएगा -5 × 10⁻⁻6 कूलम। Q2 10 microcoulomb, so it is 10 × 10⁻⁻6 coulomb। Q3 -12 microcoulomb, so you can write it as -12 × 10⁻⁻6 coulomb। 10 microcoulomb, so it is 10 × 10⁻⁻6 coulomb। Q4 -12 microcoulomb, so you can write it as -12 × 10⁻⁻6 coulomb। Q5 -12 microcoulomb, so you can write it as -12 × 10⁻⁻6 coulomb।
सिमिलरली ये जो डिस्टेंस है 6 सेंटीमीटर, इसको आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ से देखें F21 विल बी 9 × 10 पावर 9, ये K की वैल्यू आ गई। Q1, अच्छा एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और वो ये है कि जब भी आप फोर्स या फील्ड कैलकुलेट करते हैं तो उसमें आप चार्ज का साइन नहीं पुट करते, नेगेटिव चार्ज है या पॉजिटिव चार्ज है। उसकी एक सिंपल रीज़न ये है कि जो फोर्स है वो आप यहाँ से प्रॉब्लम की ज्योमेट्री से डिटरमिन करते हैं कि इसकी डायरेक्शन क्या है, क्योंकि Q2 के ऊपर जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन टूवर्ड्स Q1 है, अट्रैक्टिव फोर्स है। और अगर यही Q2 नेगेटिव चार्ज होता तो फिर ये इसको रिपेल करता, तो ये अवे होती, फिर राइट की तरफ होती। इसलिए यहाँ चार्ज का साइन नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि प्लस माइनस का साइन लगाने से वेक्टर की डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाती है। वो प्रॉब्लम की ज्योमेट्री से देखकर आप बताते हैं कि फोर्स की डायरेक्शन या फील्ड की डायरेक्शन क्या है। तो देखिए यहाँ मैं लिखता हूँ 5 × 10 पावर -6 मल्टीप्लाइड बाय Q2 which is 10 × 10 पावर -6 डिवाइडेड बाय r²। ये डिस्टेंस है इन दोनों के दरमियान 6 सेंटीमीटर, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 6 × 10 पावर -2 मीटर में कन्वर्ट करके लिखेंगे, और इसका स्क्वायर। तो जब आप F21 कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास F21 की वैल्यू आएगी 125 न्यूटन। 125 न्यूटन, ये मैंने बुक से देख के बताया, कैलकुलेट करके आप खुद चेक कर सकते हैं। सिमिलरली F23 will be K Q2 Q3 डिवाइडेड बाय r²। ये डिस्टेंस चूँकि 4 सेंटीमीटर है, तो ये वैल्यूज़ जब आप इसमें पुट करेंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 675 न्यूटन। बिल्कुल इसी तरह चार्जेस की वैल्यू पुट करें, K की वैल्यू पुट करें, और R जो है वो 4 सेंटीमीटर है, तो ये 4 × 10 पावर -2 हो जाएगा, एंड यू विल गेट F23। अब यहाँ से एक चीज़ बड़ी ऑब्वियस है, इफ़ यू लुक एट इट, F23 इज ग्रेटर देन F21। दिस फोर्स is greater than this force. So what will be the effect? The net force on charge Q2 will be F23 minus F21. तो ये हमारे पास आ जाएगा 675 न्यूटन माइनस 125 न्यूटन। जब आप इसको माइनस करते हैं तो आपके पास आता है 550 न्यूटन। तो आंसर आपका क्या होगा? द फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1 and charge Q3 is 550 Newton. In which direction? Towards Q3, इस तरफ, राइट की तरफ, क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो जब भी आप कूलम्स लॉ के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो दो इंपॉर्टेंट बातें आपने याद रखनी है। नंबर 1, इस इक्वेशन में चार्ज का साइन पुट नहीं करना। नंबर 2, प्रॉब्लम की ज्योमेट्री को देखकर आप बताएंगे कि कौन सी फोर्स किस डायरेक्शन में, अट्रैक्टिव है, रिपल्सिव है। नंबर 3, जब आप सारी फोर्सेस कैलकुलेट कर लें
तो वेक्टर एडिशन से आप रिजल्टेंट फोर्स को कैलकुलेट करेंगे। सो दैट इज द मेथड कि आप एक प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। अब अगर आप बुक में देखें पेज 7 पे आपको एक असाइनमेंट दी हुई है, असाइनमेंट 11.1, और वो असाइनमेंट क्या है कि इसी तरह 3 चार्जेस दिए हुए हैं, Q1, Q2, Q3, एंड दे आर प्लेस्ड इन अ सेम स्ट्रेट लाइन, और वो कहते हैं कि जी Q2 पे नेट फोर्स कैलकुलेट करें, मगर तीनों चार्जेस पॉजिटिव हैं। चूँकि तीनों चार्जेस पॉजिटिव हैं, ये देखें Q1, Q2 और Q3, तो ये इसको रिपेल करेगा, तो ये डायरेक्शन होगी F21 की, ये भी इसको रिपेल, क्योंकि लाइक चार्जेस हैं, तो ये होगा F23। अगेन दोनों फोर्सेस अपोजिट हैं, पहले आप कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे बड़ी फोर्स में से छोटी फोर्स को, और फिर आप बताएंगे नेट फोर्स इज दिस मच अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द लार्जर वन।